दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सबों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। वह विषय है आज की शिक्षा प्रणाली और इस दौर में सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों की स्थिति। दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित है कि शिक्षा हम सभी के लिए जरूरी है। जिस प्रकार एक शरीर को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे बौद्धिक विकास के लिए, हमारी शैक्षणिक विकास के लिए शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि शिक्षा से विहीन व्यक्ति उस मरीज के समान होता है जिस मरीज के शरीर का बैकबोन काम नहीं करता है। यानी अगर किसी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब समाज के सभी तबके के लोग समान रूप से और सामान्य तरीके से शिक्षित हों, साक्षर बने। अगर लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती है तो उनकी बौद्धिक क्षमताओं का संपूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं है। हम आप लोगों से बात यह करना चाहते हैं कि क्या आज सरकारी विद्यालयों में और निजी विद्यालयों में जो शिक्षा दी जा रही है, क्या वह हमारे बच्चों के लिए पर्याप्त है? क्या उस शिक्षा से हमारे समाज का चहुमुखी विकास हो सकता है? क्या आज की शिक्षा प्रणाली अपरिहार्य है या इसमें बदलाव जरूरी है? हम एक एक करके इन महत्वपूर्ण विषयों पर, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी शिक्षा प्रणाली की। इस देश में तो ये कहा जा सकता है कि इस देश की शिक्षा प्रणाली ही दोषपूर्ण है, जहाँ बड़े पैसे वाले लोग, जिनमें ब्यूरोक्रेट हैं, देश के विभिन्न सरकारों में शामिल मिनिस्टर लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हैं, अन्य ब्यूरोक्रेट हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, उनके पास साधन है, वे साधन संपन्न हैं, उनके पास पर्याप्त पैसे हैं, तो उनके बच्चे बड़े बड़े जो है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या देश में जो नामी गिरामी जो पूंजीपतियों के स्कूल शिक्षा व्यवस्था के नाम पर खोले गए हैं, उनमें पढ़ते हैं, जहाँ पर गरीबों के साधारण किस्म के लोगों के बच्चों का नामांकन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पास उतनी धनराशि मौजूद नहीं होती है। तो यह तो अपने आप में दोषपूर्ण है। यह तो एक असमान और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली की बात हुई।
संस्था वैसे होने चाहिए जो सबकी पहुंच में हो, जहां पर सक्षम भी व्यक्ति हों, साधारण किस्म के लोग हैं, निम्न तबके के लोग हैं, उनको भी उच्च गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में नामांकन का, पढ़ने का समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो सरकारी विद्यालय हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग सब सरकारी विद्यालयों से ही पढ़कर निकले हैं, लेकिन पहले के दौर और आज के दौर में यह माना जा सकता है, निर्विवाद रूप से सत्य भी है, कि जो पहले के सरकारी स्कूल और उन विद्यालयों में पढ़ाने वाले गणमान्य शिक्षक होते थे, उनके पढ़ाई का स्तर, उनमें अनुशासन, उनमें अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव था। लेकिन आज विद्यालयों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं, उनमें इन सब चीज़ों में गिरावट आई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यह पूरी तरह खत्म हो गया है या सभी शिक्षकों में ऐसी बात है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अभी भी शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वर्तमान में, बहुत ही अच्छे हैं, सुयोग्य हैं, टैलेंट हैं, काबिल हैं, अनुशासित हैं, समर्पित हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इनमें से अधिकतर लोग अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी जवाबदेहियों को, अपने उत्तरदायित्वों को सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की जाने वाली नियुक्ति प्रक्रिया भी काफ़ी चर्चा के केंद्र में रहती है, और हो भी क्यों नहीं। कभी स्कूलों में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक के आधार पर नियुक्ति कर ली जाती है, तो कभी एस्टेट के द्वारा, तो कभी सीटेट के द्वारा, तो कभी बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेकर के। सरकार नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी, जवाबदेह और उत्तरदायी तंत्र अब तक नहीं बना पाई है। समय समय पर इसमें बदलाव होते आए हैं, जिनसे अभ्यर्थियों के बीच एक कन्फ्यूजन की स्थिति हमेशा पैदा रहती है कि आखिर नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी, उस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। सरकारी स्तर पर भी एक प्रकार की एक दीर्घकालिक नियुक्ति प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए। उसके लिए एक ऐसी बॉडी हो, एक ऐसी निकाय हो, एक ऐसी सक्षम एजेंसी हो जो समय समय पर इन प्रक्रियाओं का पालन कर शिक्षकों की उचित तरीके से, पारदर्शी तरीके से, उनके निर्धारित मानदंडों के हिसाब से नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करे। दूसरी बात कि स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक पर अनेक कार्यभार डाल दिए जाते हैं। शिक्षकों का मुख्य कार्य क्या है? बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को शिक्षित करना, उचित शिक्षा देना, बच्चों में संस्कार का विकास करना, उन्हें अनुशासित रखना, राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बोध कराना। लेकिन इन शिक्षकों को समय समय पर कभी जनगणना,
कार्य में लगा दिया जाता है, तो कभी मवेशियों की गणना कराई जाती है, तो कभी घरों की गणना कराई जाती है। तो चुनाव के समय एक लंबे समय तक वोटर लिस्ट सुधारने में, उसके करेक्शन में इनको लगा दिया जाता है, तो कभी अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है। जब शिक्षकों को जो उनके मुख्य कार्य हैं उनसे हटाकर वैकल्पिक कार्यों में लगाया जाएगा, तो बच्चों को सही शिक्षा कैसे मिलेगा? वो शिक्षक अपने कार्य के प्रति ईमानदार कैसे रहेंगे? वो शिक्षक अपने कार्य को सही समय पर कैसे पूरा कर पाएंगे? यह देखना सरकार का कार्य है। सरकार शिक्षा के अलावा अन्य वैकल्पिक कार्यों के लिए एक अलग प्रकार का तंत्र बनाए। सरकार को शिक्षा को सुधारने के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। सरकारी स्तर पर ऐसे नियम बनाने होंगे जो शिक्षा के विकास के लिए दूरगामी असर डाल सके, एक मील का पत्थर बन सके। साथ ही साथ यह भी सोचना होगा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले बच्चों या अभिभावकों की संख्या क्यों कम है। वे निजी विद्यालयों की तरफ, जहां शिक्षा के नाम पर भारी भरकम और गैर अनावश्यक फी वसूली जाती है, फिर भी अभिभावक अपनी जेब कटाने के लिए, अपनी गाढ़ी कमाई लुटाने के लिए क्यों तैयार बैठे हैं? इसका सीधा सा असर है, एक इंग्लिश में कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ तो मिला। तो सरकारी विद्यालयों की यही स्थिति है आज के दौर में। अभिभावकों के मन में यह बात घर कर गई है कि सरकारी विद्यालयों में हमारे बच्चों का शैक्षणिक विकास, बौद्धिक विकास, उनका चारित्रिक विकास नहीं हो सकता है। उन्हें संपूर्ण तरीके से अनुशासित नहीं किया जा सकता है। यहाँ के शिक्षा के बल पर उन्हें एक जिम्मेदार और पूर्ण नागरिक नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, प्राइवेट विद्यालयों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। उसके दूसरे पहलू भी उतने ही अंधकार में हैं जितना कि सरकारी विद्यालयों के। प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा के नाम पर जो वसूली की जाती है उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकारी तंत्र पर लोगों को मालूम नहीं है, मालूम सभी है। सरकार करे भी तो क्या करे? सरकार में शामिल बड़े बड़े मंत्री, विधायक, एमपी, ब्यूरोक्रेट, ये सभी लोग बड़े बड़े करोड़ों लाखों रुपया लगा करके स्कूल खोल बैठे हैं। जब ये लोग शिक्षा का व्यापार किए हैं, तो क्या सरकार या कोई भी सरकारें वैसा तंत्र बना सकती है, वैसा नियम बना सकती है कि जो उन्हें इन चीज़ों से वंचित कर दें? लेकिन समाज के हित में, लोगों के हित में यह काम सरकार को करना पड़ेगा। सरकार पहले ये नियम बनाए कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, या सरकार से जुड़े हुए अन्य लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ेंगे।
जिन जनप्रतिनिधियों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में नामांकन नहीं लिए हैं, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाए। जनप्रतिनिधित्व कानून में यह संशोधन किए जाएं कि जिन्हें चुनाव लड़ना है उनके बच्चों का नामांकन सरकारी विद्यालयों में ही हो। अन्य लोगों के लिए भी यह बात होना चाहिए। जब ऐसी बाध्यता और अनिवार्यता दोनों शामिल हो जाएंगी तो सरकार में बैठे हुए लोग, जिन पर शिक्षा को सुधारने का, शिक्षा को एक ऊंचाई पर ले जाने का जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व है, वो देखिए कैसे एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन सरकार को भी इस सब चीज़ों के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। लेकिन यहाँ की सरकारें जन सराकोर के मुद्दे पर विल पावर नहीं दिखाती है, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाती है, क्योंकि उनकी कुर्सी जाने का खतरा होता है। दोस्तों, मैं सिर्फ ये आग्रह करना चाहता हूँ कि शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है और जितने भी उचित सक्षम लोग हैं, जिन पर इसकी जिम्मेवारी है, जो शिक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको अपने स्तर पर निस्वार्थ तरीके से देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आगे आना चाहिए। प्राइवेट विद्यालयों की स्थिति बहुत बदतर है। सरकार को प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता देने से पहले एक पारदर्शी, सख्त रूल और रेगुलेशन अपनाना चाहिए। एक पारदर्शी और सख्त निगरानी तंत्र होना चाहिए। विद्यालयों को मान्यता देने से पहले सरकार के द्वारा उन विद्यालयों से एफिडेविट लेना चाहिए और समय पर उसको निगरानी करके ये तय किए जाने चाहिए कि किसी निजी विद्यालय प्रबंधक के पास स्कूल खोलने के लिए पर्याप्त जगह है कि नहीं, उनके पास कैंपस है कि नहीं, स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या बच्चों के अनुपातिक दृष्टि से उपलब्ध है कि नहीं, उन स्कूलों में बच्चों की सुविधाओं का ध्यान, जैसे क्लास में पंखे की व्यवस्था, वेंटिलेशन की व्यवस्था, उन स्कूलों में बच्चों को पीने के पानी की उचित व्यवस्था, शौचालय की उचित व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं, मध्यांतर के समय बच्चों को टिफ़िन करने के लिए बैठने की उचित व्यवस्था है या नहीं, शिक्षकों को समय पर वेतन दिए जाते हैं नहीं, जो शिक्षक रखे जाते हैं उनके पास अपने संबंधित विषय की जानकारी है या नहीं। किसी भी निजी विद्यालयों में ग्रेजुएशन से कम शैक्षिक योग्यता वाले विद्यालयों शिक्षकों को न रखा जाए। यह सारी चीज़ सरकारी तंत्र पर, सरकारी स्तर पर, सरकार के लेवल पर तय किए जाने चाहिए और इसे सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। सबसे चिंता की बात है कि प्रति वर्ष प्राइवेट विद्यालयों में जब बच्चे अपने पहले वाले क्लास से पास आउट करके अगले कक्षा में जब जाते हैं तो उनके लिए नामांकन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी जाती है और नामांकन प्रक्रिया के नाम पर हजारों लाखों रुपए वसूले जाते हैं विद्यालय के हैसियत के हिसाब से। जब एक ही स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को उसी स्कूल के अगले
कक्षा में, क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए न्यू एडमिशन की क्या आवश्यकता? एनुअल चार्ज के नाम पर, डेवलपमेंट फ़ी के नाम पर निजी विद्यालय प्रबंधकों के द्वारा अभिभावकों की गाढ़ी कमाई हंसोत ली जाती है, उनकी जेबें काट ली जाती है और अभिभावक शिक्षा के नाम पर अपनी गाढ़ी कमाई लुटाने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। लेकिन सरकार के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उनके पास शिकायतें नहीं जाती होगी या उनको पता नहीं है, सब कुछ पता है, फिर भी सरकार या सरकारें मौन है। यह बहुत ही चिंता का सबब है। प्राइवेट विद्यालयों में जो सिलेबस लागू किए जाते हैं, जो पाठ्यक्रम लागू किए जाते हैं, जो किताबें लागू की जाती है, इनका भी एक गोरख धंधा चलता है। किताब बेचने वाले जो दुकानदार हैं, पब्लिशर्स हैं और स्कूल के जो व्यवस्थापक हैं, इनके बीच एक नेक्सस है। हर साल किताबों को बदल दिया जाता है और अपने मन माफिक किताबें लागू कर दी जाती है, चाहे वो किताब अच्छे हो नहीं हो, उसमें लिखी हुई भाषा सरल हो या नहीं हो, क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से किस क्लास के बच्चों के लिए कौन सी विषय की किताब कितनी ज़रूरी है या गैर वाजिब है, उससे विद्यालय मैनेजमेंट को कोई भी मतलब नहीं है। किसी प्रकार का किताब, किसी प्रकार का पाठ्यक्रम लागू कर देना है, सिर्फ उनको मतलब है कि जिस विद्यालय जिस पब्लिशर्स का किताब जिस दुकानदार के माध्यम से लगता है, उसके बदले में स्कूल मैनेजमेंट को एक मोटी रकम जो है प्राप्त हो जाती है। वो रकम उनकी निजी होती है। यह सब चीज़ बंद होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के जो स्कूल बैग का वजन है, वो भी बहुत चिंता का विषय है। बच्चे कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और NCERT की गाइडलाइन के हिसाब से प्राइवेट विद्यालयों में या अन्य सरकारी विद्यालयों में स्कूल के बैग का वजन कितना होना चाहिए, एक गाइडलाइन जारी किए गए, जिसके अनुसार जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, उनके कंधे पर, उनके पीठ पर कोई भी बैग नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड 1 और 2 के जो बच्चे हैं, उनके स्कूल बैग का वजन 1.6 kg से 2.2 kg तक होना चाहिए। स्टैंडर्ड 3 से 5 तक के बच्चों का स्कूल बैग का वजन 2.5 किलो से यानी 2.5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 to 8 क्लास के बच्चों तक स्कूल बैग का वजन 3 kg से 4.5 kg तक मैक्सिमम होना चाहिए। क्लास 9 और 10 के बच्चों का स्कूल बैग का वजन 4 किलो से लेकर के 4.5 kg तक और 11 और 12 क्लास के बच्चों का मैक्सिमम वजन जो है 5 किलो से 5.5 किलो तक होना चाहिए। क्या किसी भी विद्यालय में इन गाइडलाइन का पालन सरकार के द्वारा कराया जाता है? क्या कभी देखा जाता है? क्या कभी औचक निरीक्षण कराया जाता है कि जो बच्चे अपने पीठ पर स्कूल बैग को लाद करके प्राइवेट स्कूल जाते हैं, उनके स्कूल के बैग कितने भारी भरकम होते हैं? इतने भारी भरकम बोझ और बस्तों के वजन से बच्चों को अनेक गंभीर बीमारियों का, अनेक गंभीर स्वास्थ्य लक्षणों का सामना करना, जैसे सर्वाइकल पेन, कंधे में दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, साथ ही साथ उनके मानसिक और बौद्धिक विकास भी भारी भरकम पाठ्यक्रम से प्रभावित होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का
स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर तनिक भी असर नहीं पड़ता है। इस चीज़ों को सरकार के द्वारा देखा जाना चाहिए। अगर सरकारें इन सब चीज़ों के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाती है तो ज़रूर ही इन सब चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है या इनमें सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद।